नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम और संविदा पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। वर्षों से कर्मचारी अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, जहां ना तो उन्हें नौकरी की सुरक्षा है और ना ही सम्मानजनक सुविधाएं। प्रदेश सरकार की ओर से समय समय पर इनके हितों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाल ही में एडी ने सीएमओ को स्थानांतरण न करने के निर्देश दिए थे, जिससे ट्रांसफर की प्रक्रिया में और भी ज्यादा जटिलताएं उत्पन्न हो गई। सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए कुछ नए शासनादेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मानसून सत्र की शुरुआत से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे को सत्र के दौरान गंभीरता से उठाएगी। आशा तो यही है ताकि जनमानस में सकारात्मक संदेश जा सके, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब उन्हें स्थायित्व और सम्मान चाहिए। क्योंकि आश्वासन तो सरकार ना जाने कितने सालों से दे रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी रहती है। इन सभी मुद्दों पर अटल टीवी की टीम से बात करते हुए और मौजूदा स्थिति और इन लाखों करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य और आगे की रणनीति पर प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जिस तरह से इस बीच में देखने को मिल रहा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं बढ़ती हुई चली जा रही, खास करके स्थानांतरण को लेकर देखने को मिला है कि कई समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी बीच में एक चीज़ और देखने को मिली थी, जिसमें ये देखने को मिला कि एडी ने सीएमओ को स्थानांतरण न करने के लिए भी आदेश दिए थे। तो इसके पीछे के क्या कारण थे, आखिर क्यों इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं? एनएचएम में संविदा कर्मचारी जो ब्लॉक स्तर पर कार्यरत हैं या जनपद स्तर पर कार्यरत हैं जी, सरकारी चिकित्सालयों में यदि कहीं पे मानव संसाधन की कमी होती है जी, तो संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा संविदा कर्मचारियों का स्थानांतरण इधर से उधर कर दिया जाता है, जबकि नियमित कर्मचारी उनके पास उपलब्ध होते हैं। जी, और समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय का, सरकार और शासन का भी पत्राचार के माध्यम से लगभग नियमित रूप से निर्देश जनपदों को जाते रहते हैं जी, कि संविदा कर्मचारियों का स्थानांतरण बिना उनके इच्छा के ना किया जाए। जी, मगर हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनकी क्या इच्छा शक्ति होती है, क्या उनका इरादा होता है, ये कह पाना मुश्किल है। जी, कहीं कहीं तो ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, यहाँ कम हैं, तो इसके स्थान की पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं। जी, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि नियमित कर्मचारी जिनको आप टीए, डीए, मकान किराया भत्ता जैसे अनेकों सुविधाएं देते हैं, ऐसी दशा में उनको करना चाहिए। लेकिन किन चीजों का है ये अधिकारी रूप से बोलना उचित नहीं समझता मैं। जी, व्यक्तिगत लाभ है, क्या उद्देश्य है, इस सब चीजों को देखते हुए आगे किया जाता है। और उसके बाद नियम के अनुरूप न होने पे बाद में जब उच्च अधिकारियों तक प्रकरण जाता है जी, तो वो वापस लेना पड़ता है। ऐसी ही चीज एक बरेली में हुई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण किया गया, संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अनुरोध करने के उपरांत भी उनको संज्ञान में नहीं लिया गया। जी, उसके उपरांत हमारी एक ग्रीवेंस रेडिएशन कमेटी होती है, वहाँ हमारे जिला टीम लोगों, प्रमंडल की टीम एडी मैडम से मुलाकात करके बरेली में इस विषय को रखा। उन्होंने गंभीरता सुना और सारे सरकारी शासनादेश दिखाए, जी, जिसके उपरांत उनके द्वारा जनपद को निर्देशित किया गया, तब जाके स्थानांतरण कैंसिल होगा। जी, योगेश जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से तमाम बातें कही गई, जिसमें तमाम तरह के आदेश, शासनादेश जारी करने की बात कही गई। और अब देखने को मिल रहा है मानसून सत्र फिर से करीब है, हलचल देखने को मिल रही है सियासत में, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है, क्योंकि आपसे बेहतर धरातल की स्थितियाँ कोई नहीं बता सकता है। जी बिल्कुल, आउटसोर्स नीति जो आई थी पहले, सबसे पहले जो ड्राफ्ट आया था, एक मिला था और चीजें तय हुई थी, उसमें बहुत सारी सुविधाएं थी, उनको भी एक बार संशोधित करके नया स्वरूप दिया गया, जो पिछले कैबिनेट में पास भी किया गया था 2 कैबिनेट पूर्व। उसमें न्यूनतम वेतन को लेकर और चीजें बात हुई थी। लेकिन अभी उसका जब तक शासनादेश ना हो जाए तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। जी, होना है ये तय सरकार की इच्छा शक्ति है, लेकिन धरातल पर अभी उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब तक प्रदेश स्तर से शासनादेश नहीं होगा जी, तब तक किसी को इसका लाभ मिल पाना संभव नहीं है। जी, योगेश जी, जैसा कि निजीकरण को लेकर इस बीच में देखने को मिला है कि लगातार विरोध किया गया है, तो एनएचएम की तरफ से यही होगा कि संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ की तरफ से क्या निजीकरण को विरोध किया जा रहा है लगातार? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा समय समय पे हर स्तर पर जो निजीकरण के विरोध में संगठन काम कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उनका सहयोग करने का काम बिल्कुल करते हैं। और साथ में अपने कर्मचारियों को भी समय समय पे हम बताते हैं कि
अपने कार्यों के प्रति सजग रहें और कार्य करते रहें, जिससे आपके विभाग का भी निजीकरण के स्वरूप में बदलने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि हर विभाग को आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाके कार्य करा पाए, ये संभव नहीं है। जी एक जैसे सरकार चलाने के लिए स्वास्थ्य है, पुलिस विभाग कल को कहते कि हम सिपाही और दरोगा भी प्राइवेट रखेंगे, तो कहाँ तक संभव है। तो जो आवश्यक डिपार्टमेंट हैं, जैसे लगता है जैसे आज आपका बैंक एक बीच का रास्ता निकाल के अच्छा काम कर रहा है, तो उस तरीके से सारे विभाग का प्राइवेटाइजेशन करना अच्छा नहीं है। इसका विरोध हम लोग करते हैं। समय समय पे जो भी संगठन सहयोग करते हैं, मांगते उनका किया जाता है। और वहीं आज स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम तो अपने आप में एक निजीकरण से अलग ही संविदा के नाम पे शोषित वर्ग में उभरा हुआ है, तो एक अलग चैलेंज है। इस पे भी हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। जी योगेश जी, क्या इस बीच में आप लोगों का कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है? अभी 23 जुलाई हम लोग भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं जी भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं जी और इसी 23 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम जो है दिल्ली में आयोजित है, जी तालकटोरे स्टेडियम में, जी जिसमें हमारे प्रदेश स्तरीय समस्त पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। पूरे देश के श्रमिक वर्ग के जितने भी संगठन हैं, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े उनके पदाधिकारी, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी समेत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और उस 70 वर्ष के कार्यक्रम को अच्छे से मनाएंगे। आगे कैसे और अच्छा काम कर सके, इस पे पूरा चिंतन मंथन होगा। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।